नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो सल्तनत काल का पहला राजवंश था, तथाकथित गुलाम वंश, उसके शासक इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 तक का था, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में आराम शाह अगला शासक बना, जो कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका पुत्र था, लेकिन कई इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं हैं। आराम शाह बहुत अल्प समय के लिए शासक रहा और वह अधिक योग्य नहीं था, और इसीलिए इल्तुतमिश को अवसर प्राप्त हुआ शासक बनने का। इल्तुतमिश अपने प्रारंभिक जीवन में इलबारी सरदार आलम खान का पुत्र था, और ऐसा माना जाता है कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, जिसके पश्चात एक अश्वों के व्यापारी ने, बाद में काजी ने, और अंततः उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति के बल पर इल्तुतमिश जल्द ही विश्वासपात्र बन गया और इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया। उसे ग्वालियर के दुर्ग का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में इल्तुतमिश ने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के आधार पर स्वयं को प्रमाणित किया। जिस प्रकार से इल्तुतमिश सुल्तान बना था, स्वाभाविक है कि प्रारंभिक वर्षों में उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उस पर राज्य का अधिकार अधिक स्थापित नहीं हुआ था। ऐबक 1206 में सुल्तान बना था और 1210 में ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इस अल्प अवधि में प्रशासनिक क्षेत्र में वह कोई कार्य नहीं कर पाया, और इसीलिए जब 1211 में इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना तो उसे जो अधिकार प्राप्त थे वे अधिक नहीं थे। इल्तुतमिश स्वयं एक दास का दास था, क्योंकि गौरी के गुलाम ऐबक ने उसे खरीदा था, और इसीलिए अधिकतर तुर्क सरदार उसे सुल्तान पद के योग्य नहीं समझते थे, और इसीलिए प्रारंभिक वर्षों में उसके समक्ष अपना अधिकार स्थापित करने की कठिन चुनौती थी। इल्तुतमिश के समक्ष दूसरी बड़ी समस्या तुर्क अमीरों की थी, जो अत्यधिक शक्तिशाली थे, और वे चाहते थे कि जिस प्रकार से ऐबक के शासनकाल में उन्हें सुविधाएं प्राप्त थी, वे सुविधाएं उन्हें आगे भी प्राप्त हों, और इसीलिए वे चाहते थे कि महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों की नियुक्ति की जाए। और जिस प्रकार से इल्तुतमिश भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रहा था, तो तुर्क अमीर इसके विरुद्ध थे, और उनके अनुसार मूल रूप से तुर्क व्यक्तियों को ही विशिष्ट पदों पर रखा जाए। पूरे सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण सुल्तानों के लिए एक चुनौती रहे, और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से लगातार मंगोल आक्रमण होते रहे। नवनिर्मित सल्तनत साम्राज्य को भी मंगोल के आक्रमणों का सामना करना पड़ा,
और एक महत्वपूर्ण समस्या जो इल्तुतमिश के समक्ष भी थी वो थी मंगोल आक्रमणों से सल्तनत साम्राज्य की रक्षा करना। इसके अलावा भी जिस प्रकार से इल्तुतमिश सुल्तान बना था, उसकी सेना का विश्वास प्राप्त करना भी उसके लिए आवश्यक था। और भारत के उत्तर क्षेत्र के जो प्रदेश थे वे भी ऐबक की मृत्यु के पश्चात स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, जिनमें रणथंबोर, जालौर के प्रदेश प्रमुख थे। और इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जो इल्तुतमिश के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया। गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज को ख्वारिज़्म के शाह द्वारा पराजित किया गया। ये जो लिखा हुआ है इसमें उसे यल्दौज का दमन पढ़ा जाए। यल्दौज ख्वारिज़्म के शाह से पराजित होकर दिल्ली की तरफ आगे आया और इल्तुतमिश ने इस अवसर को अपनी ओर करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध किया और तराइन के मैदान में यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें यल्दौज को पराजित किया गया। इल्तुतमिश का एक और प्रबल प्रतिद्वंदी कुबाचा था, जो मोहम्मद गौरी का ही एक दास था और वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र था। और इसीलिए कुबाचा स्वयं भी इल्तुतमिश की तरह महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था और स्वाभाविक था कि इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच संघर्ष हो। प्रारंभिक युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित किया, लेकिन इसके पश्चात भी कुबाचा ने पुनः इल्तुतमिश के विरुद्ध आक्रमण किया और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने अपने दूसरे प्रबल प्रतिद्वंदी को पराजित कर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। सुल्तान बनने के पश्चात इल्तुतमिश ने एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह था 40 के दल का गठन। जिस प्रकार से तुर्की अमीर इल्तुतमिश के विरोधी थे, इसीलिए उसके लिए आवश्यक था कि वह उन अमीरों की शक्ति को कम करे और उनकी शक्ति को कम करने के लिए उसने अपने 40 प्रमुख जो गुलाम थे उनका एक दल बनाया, जिसे चरगान या 40 का मंडल भी कहा जाता है। और ये 40 गुलाम इल्तुतमिश के बहुत अधिक विश्वस्त थे और इनकी शक्ति इतनी अधिक थी जिससे कि अन्य तुर्की अमीरों की शक्ति को कम किया जा सके। हालांकि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात यह 40 का दल उसके उत्तराधिकारियों के लिए अत्यंत संकट उत्पन्न करता रहा, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में 40 के दल से निश्चित रूप से इल्तुतमिश की सत्ता को शक्ति मिली। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल भारत के लिए चुनौती थे और उत्तर पश्चिम सीमा से उनके आक्रमण लगातार हो रहे थे। चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म के शाह को पराजित किया, जिसके पश्चात ख्वारिज़्म का युवराज भारत की तरफ आया और उसने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित किया। इल्तुतमिश से उसने मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश इस बात को अच्छी तरह जानता था कि यदि वह उसकी सहायता करता है तो उसके समक्ष एक दिक्कत यह होगी कि उसका जो नवस्थापित साम्राज्य है वह मंगोलों के आक्रमण के समक्ष हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़े।
इसीलिए उसने कूटनीति का परिचय देते हुए इस जो उसने सहायता मांगी थी ख्वारिज़्म के युवराज ने, उसके लिए उसने अपनी अक्षमता जाहिर की और किसी भी प्रकार से मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण न करके उसने जो संभावित मंगोल आक्रमण था उससे सल्तनत साम्राज्य को बचा लिया। अपने प्रारंभिक वर्षों में इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को सुगठित करने में लगा रहा, लेकिन अवसर प्राप्त होने पर उसने साम्राज्य का विस्तार भी किया और उत्तरी भारत में रणथंबोर, जालौर, बयाना आदि पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया और कुछ राज्यों को साम्राज्य में सम्मिलित कर अन्य से उसने वार्षिक कर लेना स्वीकार किया। इसके पश्चात ग्वालियर का दुर्ग उसने प्राप्त किया, कलिंजर पर आक्रमण किया और मालवा प्रदेश को जीतने के बाद उसने उज्जैन पर भी आक्रमण किया और इस प्रकार से विभिन्न युद्धों एवं आक्रमणों के द्वारा उसने सल्तनत साम्राज्य के विस्तार में भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने इन कार्यों के द्वारा नवगठित सल्तनत साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश का मूल्यांकन यदि किया जाता है तो अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सल्तनत साम्राज्य की स्थापना में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान था और डॉक्टर आर के त्रिपाठी का मानना है कि वास्तविक रूप में भारत में मुस्लिम संप्रभुता इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होती है। इल्तुतमिश को अधिकतर इतिहासकार एक परोपकारी शासक मानते हैं जिसने मूल रूप से न केवल साम्राज्य विस्तार किया बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था और जिस प्रकार से उसने यल्दौज के विरुद्ध संघर्ष किया और मंगोल आक्रमण से सल्तनत साम्राज्य को बचाया, उससे इतिहासकारों का मानना है कि वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने शासनकाल में उसने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया और उसके दरबार में इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज और रूहानी थे। उसने भवन निर्माण में भी विशेष रुचि दिखाई और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था उसे संपन्न करवाया। इल्तुतमिश को एक न्यायप्रिय शासक माना जाता है जिसने साम्राज्य में उचित न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रयास किए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और सर वुल्सले हेग के अनुसार तथाकथित गुलाम वंश में इल्तुतमिश ही सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है और मूल रूप से उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उसे अपने काल का एक सफल शासक माना जा सकता है।